हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल इल्मिसा एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक किया था। आज से हम अपना नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए आता है विद ऑप्शन। अब ये चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक है। पहली टॉपिक है हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके ऊपर तुम्हारा 2.1 बेस्ड है। उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसपे आपका 2.2 बेस्ड है। और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसपे 2.3 एक्सरसाइज बेस्ड है। अब 2.1 में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैं आपको पहले बेसिक्स बताऊंगा 11th का, उसके बाद हम ये टॉपिक पे आएंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग 2 टॉपिक पढ़ोगे, 2 मेथड पढ़ोगे जिससे आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो। एक पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर एडजॉइंट मेथड, और एक पढ़ेंगे हम लोग इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, हाँ, जो यहाँ करोगे वो यहाँ पे यूज करोगे। तो मतलब 2.2 के लिए 2.1 आना नेसेसरी है। ठीक है, 2.3 में भी जो आप एप्लीकेशन करोगे, इसमें आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके अंदर आप लोग 2 मेथड सीखोगे सॉल्व करने के लिए। एक है अपना इन्वर्जन मेथड, और एक है आपका रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम लोग को करना है। आपको रिडक्शन मेथड करने के लिए आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आना नेसेसरी है। इसका मतलब 2.1 बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइज के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले 11th के कुछ बेसिक्स के साथ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स होता क्या है। एक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स बेसिकली होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका? नंबर्स का, वेरिएबल्स का, जिसको हम लोग रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। और इसके अंदर हम लोग किसको अरेंज करेंगे? नंबर्स या फिर अल्फाबेट को। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C D। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कुछ चीजें। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस में बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं रोज। क्या बोलेंगे? रोज। और ये जो वर्टिकल वाला कॉलम में रो बना रहा हूँ, ये जो वर्टिकल वाला बना रहा हूँ मैं, इसको हम लोग बोलते हैं, कॉलम्स। क्या बोलेंगे? कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाया, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल वाले को हम लोग कॉलम बोलते हैं। अब फिलहाल ये जो पहली रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो को हम लोग दिखाते हैं R1 से, मतलब रो 1, और सेकंड वाली को R2 से, मतलब रो 2। ये पहला कॉलम है इसीलिए C1, और ये दूसरा कॉलम है इसीलिए C2। हर मैट्रिक्स के राइट बॉटम में हम लोग लिखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N। ये जो मैंने M क्रॉस N लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब भाई ये M क्या बताता है? ये M बताता है नंबर ऑफ रोज, और ये जो N है ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हर एक मैट्रिक्स को हम लोग एक नाम देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का भी एक नाम होगा जो हम लोग कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो तुम्हारा मन में है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, ये मुझे समझ में आना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स के अंदर मैंने अगले पेज पे काम करते इसको समझते हैं हम लोग। तो इधर ध्यान देना, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसमें लिखा है A B C D। ये एक मैट्रिक्स है। अब तुम मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। ऑर्डर इस फॉर्म में लिखते थे ना, M क्रॉस N। M बताता था रो, N बताता था कॉलम। तो तुम मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में कितने रो है? तो बोलेंगे 1 2, 2 रो है। और कितने कॉलम है? तो बोलेंगे 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2, 2 बाय 2 या 2 क्रॉस 2। ठीक है,
अब एक चीज देखो, 2 2 सा क्या होता है, 2 2 सा 4 होता है, और इस मैट्रिक्स में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। इसका मतलब जब भी मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे बता देगा इस मैट्रिक्स में कितने लोग हैं। अब ये कितने लोग नहीं होते, हर एक नंबर यहाँ पे या अल्फाबेट जो लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे ये कौन बताएगा, उसके ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, 2 2 जा 4, तो देखो 4 लोग हैं, 4 एलिमेंट है। अब हर एक एलिमेंट के बारे में हम लोग को कुछ पता होना चाहिए। हर एक एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल ए से। और इसके पास लिखते हैं हम लोग आई जे। ये हर एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब बोलेंगे भाई ये ए आई जे क्या है, ए तो कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आई बताता है कि ये जो एल नंबर है, ये जो नंबर है कौन से रो में है, और ये जो जे है ये बताता है कौन से कॉलम में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस बी की बात करूं, ये बी की बात करूं, तो इस बी को हम लोग ए से दिखाएंगे। अब बताओ मुझे ये बी कौन से रो में है, कौन से रो में है, तो बोलेंगे फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। ठीक है, तो इस बी की जो पोजीशन हो जाएगी ना, पोजीशन वो हो जाएगी 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट की पोजीशन होती है, तो हर एलिमेंट को हम लोग ए से दिखाते हैं। अब यहाँ जो एलिमेंट होगा वो है कहाँ पे, कौन से रो में है, तो बोले भाई फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1 1। ठीक है, ये वाले एलिमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, तो 1 2। इसका सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो 2 1। सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2 2। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 में क्या तुमको हर एक एलिमेंट की पोजीशन पता चली, काम आएगा ये चीज। उसके बाद 3 क्रॉस 3 में भी ऐसी होता है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, 3 क्रॉस 3 का मतलब होता है इसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। मैं हर एक एलिमेंट को ए से दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमको यहाँ पे हर एलिमेंट की पोजीशन बताना चाह रहा हूँ। तो देखो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, तो 1 1, इसका क्या होगा, हाँ 1 2, वेरी गुड। और इसका क्या होगा, एक मिनट, इसका क्या होगा 1 3, वेरी गुड, सही है, पहला रो थर्ड कॉलम। इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सही है, क्या ये चीज समझ में आया, चले आगे। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स हमेशा दो ही टाइप के होते हैं असली में, एक स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगुलर होता है। बाकी जितने सारे मैट्रिक्स के टाइप पढ़ोगे सब स्क्वायर के अंदर आते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलता हूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं। नहीं समझा भाई, एक एग्जांपल दो। तो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 4 1 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 by 2। क्या यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ कॉलम ये n है, क्या दोनों इक्वल है? जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी 3 by 3 का भी होगा, जितने भी 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1, 4 by 4 जितने भी मैट्रिक्स होते हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। इक्वल है तो स्क्वायर, इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल, ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। भाई ये कैसे बोल दिए, इसमें कितनी रो है, 1 2, कितनी रो है, 2 रो है, और कितने कॉलम है, तो बोलेंगे 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से जितने भी मैट्रिक्स के टाइप पढ़ोगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायगोनल किसको बोलते हैं। यहाँ ध्यान दो, क्या ये एक मैट्रिक्स 2 by 2 का है? क्या तुमने बचपन में स्क्वायर जैसा कोई शेप पढ़ा है? हाँ स्क्वायर जानते हैं हम लोग। स्क्वायर में डायगोनल किसको बोलते हैं, जो ये वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, ये भी डायगोनल होता है। लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा एक डायगोनल होता है जो ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। और कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। ये तो 2 by 2 का हो गया। भाई 3 by 3 में भी ऐसा होता है, हाँ 3 by 3 में भी ऐसा होता है। ये जो डायगोनल तुमको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल।
अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, डायगोनल के जो एलिमेंट की जो पोजीशन है 1 1 है, देखो 2 2 है, 3 3 है, मतलब आई और जे बराबर होता है। देखो ना, ये आई बताता था, ये जे बताता था, ये आई बताता है, ये जे बताता है। तो 1 1 2 2 3 3, मतलब ऐसे 4 4 रहेगा तो वो भी यहाँ कहीं आएगा डायगोनल पे। तो ये चीज याद रखना। और इधर पे भी देख लो, ये भी डायगोनल है 1 1 2 2। ठीक है, चलो ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी सारी जगह पे क्या होंगे? जीरो होंगे। डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना साइमल्टेनियसली सब जीरो नहीं हो सकता। कोई एक जीरो रहा डायगोनल पे तो चलेगा, तब चलेगा। डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी सब जगह पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी सब जगह पे जीरो होते हैं। डायगोनल पे नॉन जीरो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ, लेकिन इसको हम लोग ने स्पेशल नाम दे दिया स्केलर। क्यों? क्योंकि डायगोनल पे जो नंबर्स है वो सारे के सारे क्या है? सिमिलर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो डायगोनल स्केलर पढ़े वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। भाई नाम से तो उल्टा दिख रहा है, डायगोनल के नीचे जीरो तो अपर, तो इसका मतलब क्या लोअर में ऐसा होगा? कैसा होगा बताओ? हाँ भाई, मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि डायगोनल के ऊपर जीरो है। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसके डायगोनल के ऊपर जीरो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है। लोअर ट्रायंगल में ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। लेकिन इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, अपर ट्रायंगुलर बोलेगा तो डायगोनल के नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर बोलेगा तो डायगोनल के ऊपर जीरो। ठीक है, सेम 3x3 में होगा। एक एग्जाम्पल अपर ट्रायंगुलर का मैं एक और दे देता हूँ 3x3 का। भाई ये देखो, ये डायगोनल के नीचे सारे क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ऐसे सिमिलरली तुम लोअर का भी समझ लेना, बना लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत यूज है इस चैप्टर में इसका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग एक नाम देते हैं, स्पेसिफिक नेम है आई। अगर वो 2x2 का है तो यहाँ पे तुमको I2 दिखेगा। 2x2 मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 होगा, है कि नहीं? अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है भाई? जिसके डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं ना वो 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा, यही है आइडेंटिटी। I3 मतलब जिसके डायगोनल पे क्या होगा? 1 होगा, बाकी सारी जगह पे क्या होगा? जीरो होगा। ये 3x3 का आइडेंटिटी है, इसलिए I3 बोल रहा हूँ। सिर्फ आई भी लिखोगे चलेगा, स्पेसिफिक नाम में बता रहा। सिर्फ I2 I3 का मतलब क्या होता है, तुम आई भी दोगे चलेगा। बस याद रखना आइडेंटिटी का मतलब डायगोनल पे सारे 1, बाकी सब जगह जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 मैट्रिक्स है, इसका तुमको काम बहुत आएगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं भाई, ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। एक मैट्रिक्स दिया था A 2 4 1 3। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो बोलेंगे भाई 2x2। कोई भी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालो तो याद रखना वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर। हम लोग डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स दिखा तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। मतलब ये ऑर्डर 2x2 3x3 रहा, 4x4 रहा तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई ऑर्डर दिखा जैसे 3x2 2x3, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। तो भाई डिटरमिनेंट 2x2 मतलब कैसा? डिटरमिनेंट को पहले दिखाते कैसे? ये मैट्रिक्स का नाम था, इसके बाजू में मॉड का सिंबल। ये मॉड बताता है कि तुम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हो। अब जो भी नंबर है उसको इस मॉड के अंदर लिखो, पहले ब्रैकेट हटाओ 2 4 1 3। भाई ये देखा देखा लग रहा है, 10th में हम लोगों ने किया था, 11th में भी किया है कुछ। 2 3 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, और बीच में हमेशा माइनस। 6 में से 4 गया 2। भाई 2x2 का आता है हम लोग को। चल अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते सिर्फ, उसके बाद चलते आगे। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट निकालना मतलब दोनों के बाजू में मॉड लगा दो, उसके बाद नंबर्स को भी मॉड के अंदर लिखो, -3 4 -1 7। अब उसके बाद क्या करो? मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21। लेकिन भाई -21 यहाँ माइनस है ना, हाँ। 1 4 जा 4, लेकिन भाई -4, क्योंकि ये माइनस है, एक माइनस रहेगा तो लगाना पड़ता है।
और भाई आपने बोला था दोनों नंबर के बीच में हमेशा क्या आता है, एक माइनस आता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, -21 माइनस माइनस +4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -17 हो जाएगा। क्या 2/2 का आया। चलिए 3/3 पे एक 3/3 का क्वेश्चन करते हैं। एक मैट्रिक्स दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, 3/3 का। 2/2 का तो तुम कर लोगे। ये एक मैट्रिक्स दिया था हम लोग को, बोला इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो। जब भी 3/3 मैट्रिक्स का पहले तो डिटर्मिनेंट लिखते कैसे वो दिखाओ। मोड लगा दिए, मैट्रिक्स को लिख लिया भाई, मोड के अंदर 2 1 3 ब्रैकेट हटा दिए, 2 1 3 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो अगर जिसने 11th में प्रॉपर्टी पढ़ी इसका आंसर डायरेक्ट 0 बोल सकता है। क्यों 0 बोलेगा मालूम, जिसका पहला रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम दिखता है ना, दो रो या दो कॉलम सेम दिखता है, उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 होता है। ये 11th में एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन भाई हम लोग का हर बार याद थोड़ी रख पाएंगे, तो एक काम करो, नॉर्मली कैसे निकालते हैं ये बता दो। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो को फिक्स करने का, किसको फिक्स करने का, फर्स्ट रो में कौन है, 2 है, 1 है, 3 है, तो सारे एलिमेंट्स को बाहर निकालो, 2 1 और कौन है, तीसरा है 3। भाई मैंने बाहर निकाल दिया, पहले रो को फिक्स किया और बाहर निकाल दिया। अब इन लोगों को एक साइन हमेशा अलर्ट होती है, फिक्स साइन है, प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर में साइन भी देना है, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अब पहला एलिमेंट कौन था अपना, 2, तो 2 के आजू बाजू और ऊपर नीचे सबको छुपा देने का। 2 को देख रहे हैं ना, 2 ये है ना, ये वाला, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे सब छुपा देने का। क्या तुमको 4 जन दिख रहे हैं, ये 4, 1 3 2 3, तो उसको यहाँ लिखो 1 3 2 3, हो गया। इसके बाद 1 की बात करते हैं, 1 ये वाला है ना, तो इसके आजू बाजू ऊपर नीचे सब छुपा देने। अभी भी 4 लोग दिख रहे, कौन, 2 1 3 3, देखो, तो उसको भी यहाँ लिख दो, 2 1 3 3, हो गया। उसके बाद 3 की बात करते, यहाँ प्लस था ना, 3 की बात करते, 3 कौन सा, ये वाला, तो इन लोग के आजू बाजू ऊपर नीचे सब छुपा दिए। तो क्या अभी भी 4 लोग दिख रहे, 2 1 1 2, तो इधर लिख लेते हैं, कौन था, 2 1 1 2, क्या लिख लिया हम लोग। अब सिर्फ तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है जो अभी पीछे करके आए, हाँ भाई वही है। तो 2 को इसी बाहर रहने दो, प्लस नहीं दिखाते, चलता है। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, और बीच में हमेशा क्या बताए थे भाई, माइनस। चलो सही है, आगे -1 ऐसे रखेंगे, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, बीच में हमेशा माइनस, बहुत अच्छे। +3 ऐसी रहेगा, पहले अंदर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, बीच में हमेशा माइनस। अब इसको जगह सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 - 6 कितना होता है, -3 होता है, -1 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है, प्लस 3 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 2 3 जा 6 भाई -6, अच्छा यहाँ पे 6 - 3, ठीक। 1 3 जा 3 भाई -3 है ना, क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 3 3 जा भाई 9। देखो अब यहाँ पे इसको बेसिक कैलकुलेशन है, -6 - 3 कितना होता है, -6 - 3, माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9, -9 होता है भाई, -9, और बाहर क्या बचा हुआ यहाँ पे +9। क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, सही है। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट हम लोग क्वेश्चन में करते रहेंगे, तो तुमको वहां पे भी बार बार ये दिखाई देगा, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से समझ लो, अगर तुम्हारा हो गया तो ये वाले डिटर्मिनेंट निकाल के मुझे बताना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ, और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका भी आंसर 0 आने वाला है, इसका आंसर 0 आने वाला है। तो चेक करना क्या तुम्हारा भी आंसर 0 आ रहा है तो कमेंट में बता देना कि हाँ आ गया आंसर। चलो चलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक पे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत इजी टॉपिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तुमको क्वेश्चन के बीच में यूज होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स दिया होगा A 1 2 3 मान लेते हैं, ऐसा कुछ है। एक मैट्रिक्स दिया है B 2 1 3 1 4 7, ऐसा ले लेते हैं कुछ, है ना, 1 2 7 कुछ भी ले लेते हैं। एडिशन का मतलब भाई A + B निकाल दो, मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। अब ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने का सेम रूल होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का सेम रूल होता है, क्या कि भाई जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेक करने का दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या भाई, 2 रो 3 कॉलम, 2/3, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ भाई सेम है, तो ऐड कर सकते हो। और जब ऐड कर दोगे तो लोग का आंसर जो आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, हाँ तो यह चीज याद रखना यहाँ पे कि जब भी ऐड करोगे
ऑर्डर सेम आया। उसके बाद जब ऐड करोगे तो पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से जुड़ेगा, तीसरा तीसरे से, ऐसे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। तो 1 + 2 कितना होगा 3, 2 + 1 कितना होगा 3, 3 + 3 कितना होगा 6, 1 + 1 कितना होगा 2, और उसका 4 + 2 कितना होगा 6, और 7 + 7 कितना होगा 14। ठीक है, तो एडिशन के बाद ध्यान देना, सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए। तो तुम्हारा काम है a - b का आंसर बताना, उसका भी आंसर 2/3 होगा। और जब माइनस करोगे तो ऑर्डर सेम है, हाँ भाई सेम है, पहला वाला पहले से माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे से। 1 - 2, देखो एक बता दे रहा हूँ, -1, 2 - 1 1, 3 - 3 0। ऐसे इसका आंसर मुझे बताओ तुम लोग। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन को घर पे ट्राई करना, बस याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, देखो एक मैट्रिक्स दिया था ए, एक मिनट, एक मैट्रिक्स दिया था हम लोग को ए 1 2 3 -1 3 4। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एकदम ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैट्रिक्स दिया था हम लोग को बी 1 2 4 3 1 -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया था हम लोग को और मुझे क्वेश्चन पूछा था ए इंटू बी बताओ, ऐसे सिर्फ ए बी लिखा हुआ था, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन के वक्त एक चीज का ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है। पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है भाई वो है हम लोग का 2/3, क्यों, 2 रो 3 कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बोलेंगे भाई 3/2, 3/2 नहीं, हाँ 3 रो 2 कॉलम, क्या है 3/2, 3/2 कैसे भाई, 3 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल ऐसा नहीं कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी है। मल्टीप्लीकेशन बोलता है जब भी तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई तो कर दूंगा मैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा भाई वो कौन से ऑर्डर का होगा, तो मैं बोला इधर पे ध्यान दो, क्या बच गया, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो मतलब हम लोग का जो आंसर आएगा उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2, 2/2। याद करो 2 2 क्या होता है 4, मतलब अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, है ना। पीछे हम लोग देखे थे 2 3 6, देखो इसमें 6 लोग है कि नहीं, 6 एलिमेंट है। 3 2 6, देखो इसमें भी 6 एलिमेंट है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऑर्डर को तो मुझे पता चल जाता है मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। अब भाई मैं जब एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करके कैसे लिखूंगा, क्या रूल से मल्टीप्लीकेशन का, तो याद करो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको हर एक एलिमेंट की पोजीशन बताई थी। पहले एलिमेंट की पोजीशन 1 1 थी, पहला रो पहला कॉलम। दूसरे एलिमेंट ये वाले के एलिमेंट की पोजीशन थी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या थी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसकी पोजीशन क्या थी सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 1 का मतलब है पहले मैट्रिक्स से पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स से पहला कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स से हमेशा रो उठाओगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स से हमेशा कॉलम उठाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले रो पहले कॉलम को, तो देखूंगा इसमें 3 जने, इसमें भी 3 जने, तो यहाँ पे 3, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। 1 1 जा तो बोलेंगे 1, 2 4 जा 8, और 3 1 जा 3, और बीच में हमेशा प्लस, बीच में हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इस एलिमेंट की, पहला रो दूसरा कॉलम। पहला रो इधर से उठाऊंगा और इस तरफ से भाई दूसरा कॉलम उठाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी 3 जन, यहाँ पे भी 3 जन, पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, लेकिन भाई -1 है ना तो -3। ठीक है, और सबके बीच में हमेशा प्लस। साइन का ध्यान देना, साइन का ध्यान देना क्या है। अब इधर की बात करते हैं, इसका पोजीशन क्या भाई 2 1, 2 1 मतलब पहले वाले से सेकंड रो, दूसरे वाले से फर्स्ट कॉलम। तो इस बार हम लोग इधर से किसको उठाएंगे, एक मिनट, यहाँ से उठाएंगे सेकंड रो और यहाँ से हम लोग उठाएंगे फर्स्ट कॉलम। देखिए पहले मैट्रिक्स से सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो 3 जने 3 जन इधर, 1 1 जा 1, लेकिन मैं -1 क्योंकि एक माइनस है, 3 4 जा 12, और 4 1 जा 4, और बीच में हमेशा प्लस। हो गया। अब इसकी बात करते हैं भाई, इसकी पोजीशन है 2 2, 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो और ऊपर से सेकंड रो, इधर से सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो 1 2 जा 2, मेरे हिसाब से अभी तक पता चल गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। 3 3 जा 9, यहाँ मैंने -2 क्यों लिखा है पता है ना, क्योंकि भाई -1 है,
अब उसका 4 वन जा 4 भाई -4 और सबके बीच में हमेशा प्लस हो गया। अब सिर्फ तुमको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है, तो तुम्हारा प्लस करके आंसर लिखना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 + 8 + 3 क्या है 12 होता है, प्लस करो देखो 2 + 6 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 लिखा है असली में, ये 8 - 3 कितना होता है भाई 5 होता है। -1 + 12 -1 + 12 -1 + 12 11 11 + 4 15, ठीक है। -2 + 9 -2 + 9 कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 7 - 4 3। आई होप प्लस या माइनस तो तुमको आता होगा, ये तो तुम कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने 12th वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो हम समझेंगे यूज क्यों करते हैं हम लोग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इधर ध्यान दो, सबसे पहली चीज एक मैट्रिक्स दिया था ए, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया था ए जिसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4, ठीक है। और तुमको फाइंड करने बोला था 3a। अब ये 3a का मतलब होता है ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है 3 और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे, तो ए कौन है 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई जब करते थे तो रूल क्या होता था मैट्रिक्स का कि ये नंबर सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है सबसे मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाहते थे कि भाई ये जो 3 है ना ये सिर्फ पहले रो से मल्टीप्लाई हो, सिर्फ पहले रो से होना चाहिए, तब तो यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही थी कि भाई नहीं हो सकता ऐसा, ये सबके पास जाएगा। तब हम लोग ने स्टार्ट किया अपना टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में चेंजेस ला सकते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट्स को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम। देखो लिखते कैसे, एक मैट्रिक्स दिया था ए 1 2 3 4, मैं पहले रो की बात कर रहा हूँ, पहले रो की बात कर रहा हूँ। यहाँ कितने रो है, तो बोलेंगे भाई ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे रो के एलिमेंट्स पहले रो में आ जाए और पहले रो के एलिमेंट्स दूसरे रो में आ जाए। मैं चाहता हूँ भाई ये R1 के एलिमेंट्स R2 में आ जाए और R2 के एलिमेंट्स R1 में आ जाए। तब हम लोग किसका यूज करते हैं, ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज करना। अब इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, हम लोग लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2। ये एरो बताता है कि ये दोनों के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दो। तो देखो अब क्या हो जाएगा 3 4 1 2, तो क्या दिख रहा है, जो सेकंड रो में थे वो फर्स्ट रो में आ गए, जो फर्स्ट रो में थे वो सेकंड रो में आ गए। इस मैट्रिक्स का नाम चेंज नहीं होगा, ये अभी भी ए रहेगा, बस इक्वल की जगह हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट। क्या ये चीज समझ में आया, R1 इंटरचेंज R2। ऐसे ही हम लोग इस मैट्रिक्स के ऊपर एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं कॉलम वाला। किसी ने बोला भाई मैं रो को नहीं कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, C1 C2, ठीक है। अब जरा इसका आंसर देखो क्या होगा, क्या होगा बताओ जरा। तो बोले भाई ये जो पहला रो है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम, सॉरी ये पहला कॉलम क्या बन जाएगा दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा पहला कॉलम, है ना। तो बोलेंगे भाई 2 4 पहले आ जाएगा और 1 3 बाद में आ जाएगा, है ना। देखो ये इधर आ गया और ये उधर चला गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज। तुम्हारे बुक पे इसको ऐसा लिखा है RI ऐसा, ठीक है। किसी भी दो रो या कॉलम की जगह चेंज कर दो, ऐसे ही सेम। ये आई जे मतलब वो मत बोल देना भाई रो और कॉलम की जगह बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आई और जे अलग अल्फाबेट क्यों यूज किया हम लोग यहाँ पे, ताकि बताइए दोनों नंबर्स अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते भाई C1 को इंटरचेंज कर दो C1 से, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोग ने दो दो अलग अलग अल्फाबेट का यूज किया। तो ये इंटरचेंज का टॉपिक समझा गया, ये सबसे चिंदी वाला है, ठीक है। जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी एलिमेंट के रो को चेंज करने की, रो की जगह चेंज करने की। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। अब ये क्या होता है भाई, तुमको एक मैट्रिक्स दिया था A 1 2 3 4। अब हम लोग चाहते हैं ना भाई कि ये जो पहले रो में जो एलिमेंट है ना ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। मैं चाहता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखते हैं, ये कौन से रो में है, तो बोले भाई R1 में।
तो जब भी हम लोग जिस रो में या जिस कॉलम में चेंज करते हैं तो उसको ऐसे लिख के दिखाते हैं R1 एरो। R1 एरो का मतलब होता है भाई R1 में चेंज कर दो। R1 में क्या चेंज करो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई 4 R1। अगर तुम सिर्फ इतना भी लिखोगे चलेगा, लेकिन ऐसा लिखो तो अच्छा है, बेटर है, तुम समझ के आओगे कि मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ। तो R1 में क्या करो भाई, R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी रो किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो स्केलर मतलब जीरो के अलावा किसी भी नंबर से, जीरो के अलावा किसी भी नंबर से। तो इसको जनरली कैसा लिखा जाता है, RI KRI, जहाँ पे के क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, तो बोले भाई 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ कौन है 3 और कौन है ये 4। ये मैट्रिक्स का नाम चेंज होगा, बस यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। क्या ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ क्वेश्चन में हम लोग को अपने माइंड से सोच के करना पड़ेगा, तुम्हारे को दिमाग लगाना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना है किससे डिवाइड करना है। क्या ये पार्ट पल्ले पड़ा? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक मैट्रिक्स दिया है, एक मिनट, बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, चेक करो एक बार, सॉल्व करो, वीडियो रोक के उसके बाद आंसर देखो सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिक्स का नाम ए होगा, इक्विवेलेंट होगा। चेंज किस में हो रहा है भाई, C1 में, क्योंकि मुझे दिख गया C1 एरो का मतलब होता है C1 में चेंज करो। क्या करो C1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C2 जो है उसमें कुछ होगा क्या, नहीं होगा। C1 2 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। समझा ये चीज, क्या ये चीज समझा सबको? क्या मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट करने समझने से पहले मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे ज्यादा तुमको अच्छे से समझेगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जांपल देख लो। एक मैट्रिक्स दिया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और तुमको बोला था ना ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बताओ। ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये लगा के दिखाओ। सबसे पहली चीज मैं चेक करूंगा भाई, मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ अपने R1 में। किस में चेंज कर रहा हूँ, R1 में। तो A इक्विवेलेंट, कौन से रो में चेंज कर रहा हूँ, R1 में। क्या R2 में चेंज कर रहा हूँ, नहीं, जो यहाँ लिखा होगा उसमें चेंज होगा। तो तुम अपना R2 जैसा है वैसे लिख दो, 4 5 6 लिख दिया भाई। अब चेंज करने जा रहे हैं R1 में। R1 में कितने लोग हैं, 3 जने। कितने लोग हैं, 3 जने। एक है 1 है, एक है 2 है, एक है 3 है। जब ये 1 को चेंज करूंगा तो ये R1 की जगह लिखो। R1 की जगह पहले क्या लिखूंगा, 1 1 माइनस। अब इसके लिए R2 कौन होगा, मालूम 4। अगर तुमसे कोई पूछे भाई R1 की जगह 2 लिखूंगा तो इसके लिए R2 कौन होगा, तो बोलेंगे 5। 3 के लिए R2 होगा 6, 1 के लिए R2 कौन होगा 4, 2 के लिए R2 होगा 5, 3 के लिए R2 कौन होगा 6। तो मतलब नंबर के नीचे वो इसका रो होता है। तो 1 माइनस क्या लिखूं, 1 के लिए R2 कौन है 4, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3। तो ये तुमको रफली साइड में कर करके यहाँ पे आंसर लिखते जाना है। 2 R1 की जगह क्या लिखूंगा 2 माइनस R2 की जगह क्या लिखूंगा 5, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब 3 माइनस R1 की जगह 3 माइनस R2 की जगह क्या लिखूं 6, 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3। समझा ये चीज? तो जब भी हम लोग को ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ये रो और ये कॉलम को मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। पहले तो मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे कुछ और भी लिखा, मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मल्टीपल का मतलब होता है, देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, या अलग पेज पे चलते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं फिर इसका यूज करते हैं। चलो काम करते हैं, यही मैट्रिक्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन और करते हैं। इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। तुमको ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इस बार ट्रांसफॉर्मेशन देखो कुछ इस तरह है। ठीक है, देखो मैंने किसी रो को 4 से मल्टीप्लाई भी किया है, उसके बाद R2 में से उसको सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। ऐड भी कर सकते हो
सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन के हिसाब से तुम सॉल्व कर रहे हो। तो देखो एक मैट्रिक्स दिया था ए, मैट्रिक्स में चेंज करने जा रहा हूँ, इस बार चेंज किस में करूंगा मैं, इस बार चेंज करूंगा भाई R2 में चेंज करूंगा। कहाँ पे चेंज करूंगा, R2 में चेंज करूंगा। R1 मेरा चेंज नहीं होगा तो 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब R2 में फिर बताओ मुझे कितने एलिमेंट है, तो बोलेंगे भाई 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये मेरा R2 है तो इसके लिए R1 कौन होगा 1, अगर ये मेरा R2 है तो R1 कौन होगा 2, अगर ये मेरा R1 है तो R2 है तो R1 कौन होगा 3, ठीक है। तो एक बार R2 की जगह मैं लिखूंगा 4 माइनस 4 इंटू R1 कौन है इसके लिए, तो बोलेंगे भाई 1, तो 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 क्या होता है भाई 0 होता है, लिख दिया 0, ठीक है। अगले एलिमेंट की बारी है, अब किसको लिखेंगे R2 की जगह 5 माइनस 4 इंटू भाई इसके लिए R1 कौन है तो बोलेंगे 2, तो 5 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 में से 8 गया तो माइनस 3, ठीक है भाई। अगला वाला बता दो, R1 की R2 की जगह लिखूंगा 6 माइनस 4 इंटू इसके लिए R1 कौन है बोलेंगे 3, तो 6 माइनस 4 3 जा 12, 6 में से 12 गया माइनस 6, तो ये हम लोग का हो गया चेंजेस कहाँ पे R2 में। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम अपने मर्जी से लगाओगे तो जिसमें चेंज करते हो ना वो भी पहले आना चाहिए। अगर R2 में चेंज कर रहे हो तो R2 पहले आना चाहिए। अगर किसी ने गलती से R2 में ऐसा लिख दिया R1 माइनस 4R2, अगर उल्टा लिख दिया या ऐसा लिख दिया 4R1 माइनस R2, तो उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि वो चेंज कहाँ कर रहा है R2 में चेंज कर रहा है, तो पहले कौन आना चाहिए R2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है और ये वाला अपना सही है, समझा ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसमें तुमको पहले एक्सरसाइज में ना ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया क्या लगाना है, तो तुमको सिर्फ देख देख के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, क्या दिया हुआ है 1 0 माइनस 1 3, ये मैट्रिक्स है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाने बोल रहा है R1 और R2 की जगह क्या कर दो, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पहला वाला इंटरचेंज कर दो। तो मैट्रिक्स का नाम A इक्विवेलेंट, और यहाँ क्या लिख दूंगा -1 3 1 0। क्या मैंने पहले रो और दूसरे रो की जगह चेंज कर दी, हाँ भाई ये तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन इजी वाला था। इधर पे आते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम है B 1 -1 3 2 5 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाने बोल रहा है R1 में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, R1 में भाई चेंज करो क्या R1 माइनस R2 कर दो, R1 माइनस R2 कर दो। देखो R1 में चेंज करो तो देखो मैंने पहले किसको लिखा है, पहले मैंने R1 को ही लिखा है, तो मैट्रिक्स का नाम चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे इक्वल की जगह इक्विवेलेंट आएगा। चेंज हो रहा है R1 में, जिसमें चेंज होता है ना उसको छोड़ के बाकी सब लिख लिया करो। R2 में चेंज नहीं हो रहा तो उसको मैं लिख लूंगा 2 5 4, लिख लिया। अब चलो इसको चेंज करके बताते हैं, 1 माइनस 2 R1 माइनस R2, मतलब R1 में 3 जने ना, 1 है -1 है 3 है, तो एक एक करके यूज करो, पहले 1 को यूज करते हैं। 1 माइनस इसके लिए R2 कौन है बोलेंगे भाई 2 है, तो 1 माइनस 2 तो बोलेंगे -1, ऐसे ही -1 -5 है ना, इसके लिए R2 कौन है -5 है ना, -1 -5 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे -6। फिर इसकी बात करते हैं 3 -4, 3 -4 क्या होता है, 3 -4 क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे -1, सही है। तो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तुम्हारे एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या इसको देख लो, खुद से ट्राई भी कर सकते हैं इसको। अगला वाला, क्या ये भी उसकी तरह ही सेम है, क्या उसकी तरह सेम है, तो इसको भी करके बता दो। तो पहले लिखते हैं ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 5 4 1 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोला है C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो, तो कर देते हैं। चलो क्या बन जाएगा भाई, C1 और C2 की जगह बदलने जा रहा हूँ तो मैं A इक्विवेलेंट लिखूंगा, 5 1 में C1 में कौन था 5 और 1 था, वो C2 में आ गया, 4 और 3 पहले आ गया, मतलब ये और ये लोग दोनों की जगह बदल गई। इधर आते हैं, ये मैट्रिक्स का नाम क्या है भाई B, और इसमें एलिमेंट जो है वो 3 है 1 है 4 है 5 है। भाई बोला है R1 में और R2 की जगह इंटरचेंज कर दो, कर देते हैं। तो B इक्विवेलेंट, आंसर क्या हो जाएगा
भाई R1 R2 की जगह चेंज करो ना, 4 5 3 1। ये क्वेश्चन होने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तुम इन दोनों के आंसर को देख के क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भाई जो मेरा ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है ना। तो हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, मेरा ए और बी जो आंसर आया है दो के दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एक मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 -1 0 1 और 3 है। ठीक है, और इस बार इधर सिर्फ इतना सा लिखा है 2C2। इसका मतलब है भाई यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, इस बार आप बोले थे ऐसा लिखने का, हमेशा अपन ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन अपने बुक में ऐसा दिया है 2C2 मतलब चेंज किस में करो, C2 में। C2 में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो C2 को। C2 ये है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फटाफट कर लेते इसको, A इक्विवेलेंट 1 0 ऐसी रहेगा, -1 3 ऐसी रहेगा। भाई ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है सब कुछ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये अपना चेंज हो गया। ठीक है, समझा ये चीज। तो ये अपना आंसर था। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स अपना कौन सा है भाई, बी वाला। हाँ ये क्या आ रहा है, बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी दिया अपने को 1 0 2 2 4 5 ये दिया हुआ है। और बोल रहा है इस बार देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ है -3R1। बोल रहे लगा के दिखाओ। अब इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि भाई R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो। R1 कौन, क्या ये है R1, हाँ भाई इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखूंगा बी इक्विवेलेंट। ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं R1 को। R1 को किससे, -3 से। -3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -3, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 2 जा 6 तो -6। सही है, मल्टीप्लाई करके देखना, एक एक बार R1 की जगह ही लिखना और ट्राई करना अपने रफली उसको लिख के, सॉल्व करके दिखाना नहीं है तुमको इसको ना, ये लिखने में ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, आंसर लिखना है। और जो तुम रफ वर्क करोगे वो साइड में या बुक के पीछे कर लो, पेपर में हमेशा लास्ट पेज पे रफ वर्क करने का। अब ये तो ऐसी रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि R2 में थोड़ी कुछ बोला है। हो गया। अब बोला आगे क्वेश्चन, फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स। फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स। ये जो नया मैट्रिक्स बना है, जो अभी आया है, इन दोनों का क्या कर दो, एडिशन कर दो। तो इसको मैं वहां लेके चलता हूँ अगले पेज पे, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, चलो ये दो मैट्रिक्स था, ये दोनों का क्या करना है अपने को, एडिशन। तो A प्लस बी इक्वल्स टू, भाई ए की जगह लिखता हूँ 1 4 -1 0 2 3 प्लस बी की जगह लिखो -3 0 -6 2 4 5। तो इन दोनों का क्या करना है अपने को, एडिशन करना है। अब जो मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ लिख लेते हैं। भाई जो मैट्रिक्स इन लोग का, जो इन लोग का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स के आंसर का भी ऑर्डर होगा, ए प्लस बी का भी होगा ऑर्डर। तो ए प्लस बी का ऐड करते हैं, पहला वाला पहले से। देखो पहला वाला एलिमेंट क्या 1 प्लस, इधर से पहला एलिमेंट क्या -3। जाहिर सी बात है तुमको दिख रहा है प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 गया तो -2। ठीक है, 4 प्लस 0 4 -1 प्लस -6 -1 प्लस -6। बताओ इसका आंसर क्या होगा, -1 प्लस माइनस माइनस -6 है ना, -1 -6 कितना होगा, -7। अगला वाला 0 प्लस 2 बोलेंगे 2, 2 प्लस 4 बोलेंगे 6, 3 प्लस 5 बोलेंगे 8। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया A प्लस बी का। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स दिया है A 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। अब इस मैट्रिक्स में देखो दो चीजें लिखी है। पहले बोल रहा है ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना एंड देन C3 प्लस 2C2 कर देना। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसी लगाओगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसको नहीं समझा यहाँ पे, ये देखना मैं क्या कर रहा हूँ, उसको देख के समझ जाना। मुझे बोला है 2R3 करो, ठीक है 2R3 कर देते हैं। तो अब जो आंसर आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए, तो मैं लिखूंगा ए। अब चेंज होने जा रहा है तो इक्विवेलेंट। R3 कौन है, क्या ये है R3, हाँ भाई। इसको छोड़ के बाकी सब लिख लेते हैं 1 -1 3
2 1 0 R3 में चेंज करने वाला, तो R3 का कलर चेंज। 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 2 1 जा 2 कर दिया मैंने। हाँ भाई ये हो गया। अब क्या बोला है कि इसके अंदर जैसे तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आंसर आ जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगा इसी के अंदर तुम अगला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ जो लिखा हुआ है C3 प्लस 2C2। अच्छा मतलब जो आंसर है, अब इसमें नहीं लगाऊंगा ये वाला, इसमें लगाऊंगा भाई, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है किसमें चेंज करूं। तो याद रखना जब भी ये ऐसा एरो बन के नहीं आएगा, किसमें चेंज करना नहीं पता चल रहा, तो जो पहले लिखा होता है ना उसी में ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का, जो पहले लिखा होता है उसी में ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का। भाई लिखा क्यों ने पहला, तो C3 लिखा है, तो मैं चेंज किस में करूंगा, C3 में करूंगा। तो A इक्विवेलेंट C3 कौन है इधर पे, ये पहला रो, ये दूसरा, ये तीसरा रो है भाई। तो 1 6 1 2 6 माइनस 1 1 6, ये इसी रहेगा। अब C3 में चेंज करते हैं। C3 में देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। C3 में कौन बैठा है, 3 0 और 2, तो C3 की जगह मैं लिखता हूँ 3 प्लस 2 इंटू, भाई इसके लिए C2 कौन होगा, C2 तो यह वाला कॉलम है ना, इसके लिए C2 होगा -1, कौन होगा -1, इसके लिए C2 होगा 1, इसके लिए C2 होगा 6, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगला 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 बताओ, अब 3 हो गया, अब 0 की बारी। C3 की जगह लिखूंगा 0 प्लस 2 इंटू C2 कौन है इसके लिए, तो बोले भाई 1, 0 प्लस 2 1 जा 2, तो इधर पे क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा 2, ठीक है। चलो अगला ट्रांसफॉर्मेशन, अगला किसके लिए, 2 के लिए, 2 प्लस 2 इंटू, इसके लिए C2 कौन है, बोले भाई 6, तो 6 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ का ए वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये वाला, सिक्स्थ में क्या करना है वही चीज देखते हैं क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स दिया है A 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स में इस बार बोल रहा है पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, C3 प्लस 2C2। अच्छा ये जैसी लगाओगे तो जो आंसर आएगा ना उसके अंदर क्या लगा देना 2R3, ऐसा बोला गया। एंड देन मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना। तो हम लोग बोले ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बारी, तो लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ लिख लेता हूँ, A इक्विवेलेंट, ठीक है। किसमें चेंज हो रहा है, C3 में, तो C1 ऐसी रहेगा, C2 भी ऐसी रहेगा, चेंज किसमें हो रहा है C3 में, तो C3 में कौन है 3 0 1, इसमें चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो भाई पहले C3 की जगह किसको लिखेंगे हम लोग, 3 को लिखेंगे, 3 प्लस 2 इंटू, इसके लिए C2 कौन अभी पीछे कर गया -1 है, तो 3 2 1 जा 2 माइनस 3 -1 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 जा 2 होगा ना, सॉरी 2 1 जा 2, 3 -2 कितना आएगा 1 आएगा, पीछे सही किया ना हम लोग। हाँ इसके बाद अगला वाला, अब C3 की जगह किसको लिखेंगे 0 प्लस 2 इंटू, C2 कौन है इसके लिए, तो बोले भाई 1, तो 0 प्लस 2 1 जा 2, 0 प्लस 2 2 आएगा, तो अब इधर पे लिख दूंगा मैं 2। इसकी बात करते हैं, अब C3 की जगह 1 लिखूंगा, 1 प्लस 2 इंटू, इसके लिए C2 कौन है 3, 1 प्लस 2 3 जा 6, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। क्या ये आ गया, जैसे ही तुम्हारा आंसर आया अब इसके अंदर तुमको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, 2R3 ये वाला लगाना है, ठीक है। तो इसको भी लगा लेते। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं किस में लगाऊंगा, R3 में लगाऊंगा, वेरी गुड सही जा रहे हो। तो R3 लास्ट वाले को बोलते हैं इसको, इसके अलावा बाकी दो को ऐसे लिख लेते हैं 1 -1 1 2 1 2। अब R3 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 2 3 जा 6, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आंसर दिखाई दे हम लोग को, 2 3 जा 6, एक बार 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, देखो लिखा है व्हाट डू यू कंक्लूड फॉर फ्रॉम एग्जांपल 5 एंड 6, मतलब फिफ्थ वाले क्वेश्चन से और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन से तुम क्या कंक्लूड करोगे। तो तुम एक चीज नोटिस करो, जो फिफ्थ का आंसर है वही तुम्हारे सिक्स्थ का भी आंसर है। देखो 1 -1 1 2 1 2 6 6 14, 1 -1 1 2 1 2 6 6 14, भाई आंसर सेम आया।
लेकिन जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया क्या वो भी सेम था? क्या मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो भी सेम था? हाँ भाई 2R3 उसमें भी था, C3+2C2 उसमें भी था, लेकिन लेकिन लगाने का तरीका अलग था। पहले वाले में मैंने पहले किसको लगाया, 2R3 वाले को पहले लगाया, फिर इसको लगाया, और सिक्स्थ में क्या किया, पहले C3+2C2 लगाया, उसके बाद इसको लगाया। तो हम लोग इससे कंक्लूड करेंगे भाई, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 आर कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है भाई? कम्यूटेटिव हम लोग लॉजिक में भी पढ़े हैं, 2+3 करो या 3+2 करो, दोनों का आंसर 5 ही आता है, दोनों का आंसर 5 ही आता है, सेम आता है ना। 2+3 करो या 3+2 करो, तो वैसे हम लोग पहले ये ऑपरेशन करें उसके बाद ये करें, या पहले इसको करें या उसको करें, दोनों में आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव। समझा? चलते अगले क्वेश्चन पे। अब ये हम लोग का सबसे मस्त क्वेश्चन है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब याद करो मैंने तुमको टाइप पढ़ाया था, टाइप में मैंने तुमको एक चीज बताया था, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, याद करो याद करो याद करो। अपर ट्रायंगुलर मतलब भाई डायगोनल के नीचे जीरो, क्योंकि नाम में अपर आ रहा है, नाम में अपर आ रहा है, तो उसके हम लोग पढ़े थे डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए। तो बोल रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स को 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स को क्या बना दो, अपर ट्रायंगुलर बना दो। तो बोला ठीक है, अपर ट्रायंगुलर बनाना है, मतलब ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 3 को सिर्फ क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाते वक्त क्या चीज का ध्यान देना, पहले तो चेक करो एलिमेंट है कौन। बोले भाई 3 है, अच्छा 3 जीरो कब बनेगा, जब इसको ये मत बोल देना मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दो, मल्टीप्लाई जीरो से नहीं कर सकते हम लोग, पहले पढ़ चुके ट्रांसफॉर्मेशन। क्या 3 - 3 होता है तभी जीरो होगा, मतलब मेरा एलिमेंट अगर 3 है, वो जीरो बनने के लिए -3 आना चाहिए तो जीरो बनेगा। अगर मेरा एलिमेंट 7 है तो भाई कहीं से -7 आ जाए तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि 7 - 7 जीरो। कहीं मेरा एलिमेंट -7 है तो भाई इसको जीरो बनाने के लिए कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए, हाँ भाई +7 आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, जीरो। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये 3 है भाई, कहीं से -3 आ जाए तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ एक चीज, ये कौन सी रो में है, तो बोले भाई R2 में है। कौन सी रो में है, सेकंड रो में ना। तो मैं बोला भाई एक काम करो, चेंज कर लेते हैं R2 में, क्योंकि इसको जीरो बनाना है, मतलब R2 में चेंज करना पड़ेगा। अब R2 में क्या चेंज करूँ भाई, भाई 3 - 3 जीरो कुछ बोल रहे थे आप, हाँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे R2 - 3। क्या भाई हो गया? हाँ हो गया, लेकिन हम लोग ये नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते अकेले 3 ऐसे। जब भी तुम R2 में जीरो बनाओगे तो हमेशा R1 की मदद लेना। किसकी मदद लेना? R1। ये सेकंड रो है, इसके अलावा और कोई रो दिख रही है? नहीं। तो हम लोग बोले भाई R2 में जीरो बना रहा हूं तो R1 की मदद लूंगा। R1 कौन बैठा है? 1। R1 कौन है? 1। अगर 1 है तो छोड़ दो, 1 के अलावा कुछ रहता तो वो नंबर से डिवाइड कर देने का। अगर 3 रहता तो 3 से डिवाइड, 5 रहता तो 5 से डिवाइड। अगर तुमको ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगा के चेक करो। कर लेते भाई, देखो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाऊंगा, भाई चेंज हो रहा है R2 में, तो R1 कौन है? 1 है, 2 है, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं साइड में लगा के दिखाता हूँ। R2 की जगह लिखूंगा 3 - 3 इंटू, इसके लिए R1 कौन है, तो बोलेंगे भाई 1 है। कौन है? 1 है। ये डायगोनल को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, 3 - 3 1 जा 3, 3 - 3 कितना होता है? 0, इसीलिए देखो यहाँ पे 0 बन गया। अब मैंने यहाँ 3R1 क्यों लिखा समझ में आया? यहाँ 3 क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 था। R1 की मदद क्यों लिया? क्योंकि R2 में तो R1 की ही मदद ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब R1 अगर मेरा 1 है तो देखो टेंशन नहीं था, 3 1 जा 3 हो गया, ये 1 का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1 के अलावा कुछ रहता तब क्या करते? मैं अभी एक एग्जाम्पल तुमको दिखाता हूँ इसका। ठीक है, अब ये चेंज हो गया, ये क्या बनेगा भाई? 0 तो इसी को बनाना था, हो गया ना सब, इसको 4 ही रहने दो। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जब तुम जिसमें रो में चेंज करोगे, जिसकी वजह से जो चेंजेस कर रहे हो वो पूरे रो में हो जाता है, पूरे रो में, तो इसके लिए करोगे तो ये भी चेंज होगा। R2 की जगह लिखूंगा 4 - 3 इंटू, अब इसके लिए R1 कौन है, तो बोलेंगे भाई 2। 4 - 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया -2। तो ये मेरा मैट्रिक्स का नाम कुछ दिया नहीं था, तो ये मेरा आंसर है। हम लोग अपने आप से एक नाम दे देते A इज इक्वल टू लेट A इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे A इक्विवेलेंट। क्या एक स्टेप का सम था? एक स्टेप का सम था। अब एक एग्जांपल हम लोग अपनी तरफ से लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया था A 2 4 5 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बोल रहा है इसको अपर ट्रायंगुलर बनाओ। ध्यान देना, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे लाया वो तुमको बता रहा हूँ।
मैं बोला अपर ट्रायंगुलर बनाना, मतलब इसके डायगोनल के नीचे ये 5 को क्या बनाना है, 0। क्या बनाना है, 5 को 0। अब 5 को 0 बनाने के लिए क्या -5 कहीं से लेके आना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, यही हो सकता है। हाँ भाई, तो पहले बताओ ये कौन से रो में है, बोले भाई R2 में है। किसमें है, R2 में। अब क्या मैं R2 -5 लिख दूं, क्योंकि भाई आप बोले 5 R2 है ही, 5 -5 हो जाए 0। लेकिन आपने बोला ये नंबर ऐसे नहीं लिख सकते, इसके आगे R1 R2 R3 कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब मैं चेंज R2 में कर रहा हूँ। R2 के अलावा कौन सी रो बची है, सिर्फ R1 ही बची है ना। ये मत लिख देना R2, यहाँ पे भी R1 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, R1। क्या मेरा R1 1 है, क्या मेरा R1 1 है, नहीं भाई 1 नहीं है। 1 के अलावा क्या दिख रहा है तुमको, तब 2 दिख रहा है, तो वो 2 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं किससे डिवाइड कर देता, 4 से डिवाइड कर देता। क्यों, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगा के देखना, देखो। तो बोले भाई हम लोग का जो आंसर रहेगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ, चेंज हो रहा है R2 में, तो R1 ऐसी रहेगा। चलो एक काम करो, एक बार 5 को लेके करते हैं। R2 की जगह लिख दो 5 -5। R1 कौन है, R1 कौन है, 2। और नीचे भी देखो हम लोग ने लिखा है 2। इससे फायदा क्या हुआ मालूम, देखो ये 2 से 2 चला गया। अब 5 -5 करूंगा तो 0। अगर ये डिवाइड तुम नहीं करते 2 से, देखो अगर ये 2 नीचे नहीं होता, मान लो ये 2 नीचे नहीं होता, तो 5 -5 2 10, देखो -5 0 बनता ही नहीं, 0 बनता ही नहीं। तो 1 के अलावा जब भी कुछ भी रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, वो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये भी तो चेंज होगा, 1 R2 की जगह 1 -5 इंटू R1 कौन है इसके लिए, तो बोले भाई 4 अपॉन में क्या है 2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 -5 2 जा 10, 1 में से 10 गया तो -9। समझाए ट्रांसफॉर्मेशन, पक्का समझाए ना ये। तो चलो एक क्वेश्चन तुम अपने से ट्राई करना, ये वाला। इसका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पहले कमेंट में बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया था, बोला इसको अपर ट्रायंगुलर बनाओ। क्या बनाओ, अपर ट्रायंगुलर बनाओ। क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर। ध्यान देना, अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे डायगोनल के 0। क्या यही यही 0, हाँ भाई इसको 0 बनाना है। कौन भाई 5 है, कहीं से -5 आ जाए काम हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रो में है, तो बोले भाई R2 में है। किसमें है, R2 में। भाई R2 -5 लिख दो, हो गया काम। हाँ भाई ये लिख तो दिया, लेकिन आपने बोले ये नंबर ऐसे नहीं लिख सकते, तो क्या करें, किसकी मदद लेंगे, ये R2 है ना। R2 के अलावा और कौन सी रो बची है, तो बोले भाई R1 ही बची है, तो R1 लिख दो। लेकिन भाई R1 मेरा 1 नहीं है, R1 मेरा 1 नहीं है, 1 के अलावा क्या है 7 है, तो देखो नीचे क्या लिख दूंगा, सिर्फ 7। अभी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के चेक करना क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। तो अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। कन्वर्ट करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कमेंट में बताना तुम्हारा आंसर अपर ट्रायंगुलर बन के क्या मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ये मैट्रिक्स को इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद आ रहा है, पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 1 -1 2 3। इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी मतलब ऐसा दिखाना है। आइडेंटिटी कैसा होता है, 2/2 का। क्या ये आइडेंटिटी, हाँ भाई डायगोनल पे 1 बाकी सब 0, हाँ ये मैट्रिक्स तुमको बनाना है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में फर्क क्या दिख रहा है, भाई मुझे ना यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, और यहाँ पे 1 दिख रहा है, यही है। जब भी तुम 2/2 मैट्रिक्स के 2/2 मैट्रिक्स को जब भी तुम 2/2 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाते हो तो ये रूल्स याद रख लो। सबसे पहला रूल चेक करने का, क्या पहला एलिमेंट 1 है, अगर 1 है तो अच्छा है, 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। फिर ये 1 का यूज करके नीचे वाले को हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये 0 बनेगा तो यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। अब ये आखिरी एलिमेंट है ना मैट्रिक्स का, नीचे वाला एकदम, तो इसको हम लोग 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड बाय वो एलिमेंट से, जो भी एलिमेंट रहेगा। जैसे अगर यहाँ मान लो 7 है तो डिवाइड बाय 7 कर दूंगा, अगर यहाँ 10 है तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 बनाएंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा। ये जैसी 1 बनेगा तो इस 1 का यूज करके हम लोग यहाँ पे 0 बनाएंगे, ठीक है। तो ये साइकिल याद रख लो, ऐसे ही जाना है तुमको 2/2 में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसी को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली चीज क्या चेक करेंगे, क्या ये हमारा पहला एलिमेंट 1 है? हाँ भाई 1 है। अगर 1 है तो बहुत अच्छा है। 1 का यूज करके क्या करना था, इसको 0 बनाना था। किसको 0 बनाना था? 2 को। अच्छा अभी तो इसको बार बार 0 बना के आ रहे थे भाई, ये कौन सी रो में? बोले भाई R2 में। क्या R2 में 2 है तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या -2 चाहिए? 2 - 2, हाँ भाई 0 हो गया। तो देख हम लोग क्या लिखेंगे, R2 -2 लिख दो भाई, हो गया। हाँ भाई हो गया। बस अब इधर पे क्या लिखना पड़ेगा, R1, क्योंकि भाई हम लोग को यहाँ पे R1 R2 कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब R2 में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ R1 का यूज करूंगा। क्या मेरा R1 1 है? हाँ 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर 1 नहीं होता तो डिवाइड बाय वो नंबर। बहुत अच्छे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, है ना। पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई लेट A इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को नाम A दे दिया, A इक्विवेलेंट। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन लिखना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। 1 - 1, इसमें चेंज नहीं हो रहा है भाई, इसमें चेंज हो रहा है ना। ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि इसी के लिए तो किए हो। चेक करके देखो 0 बन रहा है क्या? हाँ भाई 2 - 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन है? 1। 2 - 2 1 = 2, 2 - 2, हाँ भाई 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग बाकी वाले में चेक करेंगे। रुको, ये वाले के लिए ये क्या बन रहा है, तो 3, R2 की जगह 3 लिखा, -2 इंटू, इसके लिए R1 कौन है भाई? -1 है। 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, 3 + 2 भाई ये तो 5 बन गया। ठीक है 5 क्या हो गया भाई, मेरे को बोला था पहले आपने इसको 1 रहना चाहिए, इसका यूज करके इसको 0। अब ये वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, मतलब इसको 1 बनाना है। अब भाई ये 1 नहीं, ये क्या है? 5 है। क्या ये एलिमेंट मैट्रिक्स के लास्ट में है? हाँ भाई, जब भी लास्ट वाले एलिमेंट को तुम 0 बनाते हो ना, तो वो नंबर को उसी से डिवाइड कर देने का मतलब। भाई नहीं समझा तो देखो यहाँ पे, ये कौन सी रो में है? ये कौन सी रो में है? बोले भाई R2। R2 में मुझे 0 बनाना है, तो एक काम करो, 5 है ना, इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय 5। आया ना, ये कर सकते हैं ना, ताकि ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो इसको लिखते कैसे मैं बताऊं, R2 में भाई डिवाइड कर दो किससे? 5 से। अगर यहाँ 10 होता तो लिखता R2 में डिवाइड कर दो 10 से। अगर यहाँ 100 होता तो R2 को डिवाइड कर दो 100 से। क्या मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बन जाएगा अपना मैट्रिक्स, 1 - 1। अब ये 0 है ना, 0 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 क्या 0 ही रहता है? हाँ भाई ये तो 0 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? 1। वेरी गुड, 1। भाई हम लोग का ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब इसी 1 का यूज करके इसको क्या बनाना है? 0। क्या बनाना है? 0। भाई ये 1 है, पहले चेक करो जिसको 0 बनाना है वो है क्या? क्या वो -1 है? इसको 0 बनाने के लिए कौन चाहिए होता है? +1। हाँ भाई ये +1 यही तो लिखा हुआ है। क्या इसमें अभी तक तुमने जितना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, क्या तुम ये लॉजिक लगा पा रहे हो? लगा पा रहे हो कि नहीं भाई? R1 में R1 प्लस R2 कर दो। क्यों भाई R1 प्लस R2 क्यों किए? R1 देखो ना -1 है, प्लस R2 क्या है तुम्हारा? देखो 1, -1 + 1, हाँ भाई 0 बन रहा है ना, बहुत अच्छे। तो ये लगा लेते हैं, A इक्विवेलेंट 0 1, ये चेंज नहीं होगा, चेंज R1 में हो रहा है। देखो पहले इसके लिए चेक करते हैं। 1 प्लस इसके लिए R2 कौन है? बोले भाई 0 है, 1 + 0 1। फिर इसके लिए करते हैं, क्या भाई इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख दो? हाँ भाई लिख दो ना, -1 प्लस इसके लिए R2 कौन है? 1। तो ये क्या 1 ही अपना 0 ही बन रहा है, सही है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 2.1 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है A, इसको कन्वर्ट करने बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय यूजिंग सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो वाला यूज करके हमने आइडेंटिटी बनाया, अपर ट्रायंगुलर बनाया, वो 2x2 में था। अब 3x3 का क्वेश्चन दिया तो उसमें बोल दिया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों को रो और कॉलम में सबसे इजी जो लगता है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, कॉलम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। फिर भी अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बार यूज करके देखते हैं कैसे होता है। मोस्टली जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज करके आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने बोलते हैं ना, तो वो लोअर बोलता है, अपर नहीं बोलता है। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बोले तो एक बार इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स दिया था ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 -1 2 2 1 3 3 2 4 हो गया। अब इसको क्या बनाना है? अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है भाई? अपर ट्रायंगुलर का मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है, 1 2 और ये 3, ये तीनों को 0 बनाना है। तो इसकी स्टेप्स देखना, पहले मैं 0 बनाऊंगा सबसे पहले, इसको 0 बनाऊंगा, ठीक है। तो ये 2 को 0 बनाते। अगर तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते ना, तो देखो मैं स्टेप क्या बोलता, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, उसके बाद इसको 0 बनाओ, तब तुम आसानी से कर लेते।
है ना, लेकिन अभी कॉलम बोला है। यही सेम सम को हम लोग अगले स्टेप में, अगले पेज पे रो से करके दिखाऊंगा, वो तुमको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो पहले देखो भाई C1 में चेंज कर रहा हूँ। C1 क्यों लिख रहा हूँ कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ये 2 कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। भाई 2 बैठा है, 2 0 बनने के लिए 2 -2 चाहिए, अभी पीछे देख क्या है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं C1 -2। हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे C2 C3 कुछ तो लिखना पड़ेगा, मैं क्या लिखूं, तो चेक करो कौन से कॉलम में इन लोग में, यहाँ सेकंड वाले पे 1 है, तो बोले भाई C2 में है, C2 में, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ लिख देंगे C2, समझा। तो अब इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मैट्रिक्स का नाम ए दिया था, ए इक्विवेलेंट। अब इधर पे हम लोग लिखते हैं पहले -1 1 2, सेकंड रो जैसा था वैसे लिख लेंगे, 2 3 4। चेंज ये हो रहा है ना, तो इसको चेंज करते हैं। भाई ये तो 0 बन जाएगा, इसी के लिए तो लगा रहे ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा चेक करते हैं। 1 -2 इंटू, इसके लिए सॉरी, इसके लिए C2 कौन है भाई, -1 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 3 -2 इंटू, इसके लिए C2 कौन है, तो बोले भाई 2 है, 3 - 2 2 जा 4, 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब चलते हम लोग अगले स्टेप पे। भाई ये 0 बन गया, अब किसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे अब, ठीक है। ये तो 0 बन गया, अब इसको 0 बनाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ना यहाँ 0 बन चुका है अपना, अब किसको 0 बनाएंगे, -1 को 0 बनाएंगे। तो ये कौन सी रो में, फिर से भाई हम लोग लिखेंगे C1 में। C1 में कौन है, C1 में भाई -1 है, कहीं से +1 आ जाए तो 0 बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ 2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या -2 बन जाएगा, हाँ भाई -2 तो बन जाएगा, -2 + 2 क्या 0 बनता है, हाँ भाई 0 बनता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले C1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2C1। भाई C1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाद में क्या कर दो, ऐड कर दो, किससे ऐड कर दो, C2 से, किससे ऐड कर दो, C2 से, तो कर देते हैं। देखो क्या बनेगा, A इक्विवेलेंट -1 1 2, ये इसी रहेगा, 2 3 4। अब चेक करते बाकी ये क्या बनेगा, तो पहले इसकी बात करते। C1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू C1 प्लस C2। C1 की जगह आप क्या लिखेंगे हम लोग 3, और C2 की जगह, इसके लिए C2 को बोले भाई -1, 2 3 जा 6, -1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 5 लिख दिए। आगे चलते इसकी बात करते, 2 इंटू C1 की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस C2 कौन है भाई, C2 है अपना 1, 2 0 जा 0, 0 + 1 1, सही है। अब इसकी बात करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू -1 प्लस C1 का यूज करते हैं, तो भाई C2 कौन है 2, 2 1 जा 2, -2 + 2, हाँ भाई 0 बन गया, 0 बन गया। लेकिन भाई जैसे मैंने इसको 0 बनाया तो ये बदल गया, बदल गया, होने दो, रुको देखते हैं ना एक एक करके। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है भाई, अब अगला स्टेप है अपना इसको 0 बनाना ना, तो इसको 0 बनाने का पीछे जो हो रहा है उसको हम लोग वापस से सही कर लेंगे। तो चलो अब इसको 0 बनाते हैं, ये 2 को, ठीक है। अब ये 2 को 0 किसकी मदद से बनाएंगे, C3 की मदद से ही बनाएंगे। C2 में तो 0 है, इसका यूज ही नहीं कर सकते, तो हम लोग बोले भाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाएंगे, ये कौन से रो में है, सॉरी कौन से कॉलम में है, तो बोले भाई C2 में है, C2 में 2 है, और ये देखो 4 है, क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ, हाँ भाई 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा लिख दूं क्या, 2C2, कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाद में माइनस कर देना C3 से। देखो हो गया ना, C3 4 है, इसीलिए देखो ये 4 बन जाएगा, -4 करूंगा 0 बन जाएगा। तो चलो स्टेप करते हैं आपको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग रहेगा भी। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्रायंगुलर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लोअर बोलता तो एकदम फटाफट करते हैं आपको, फिर भी चलो देखते हैं ना, जब बोला है तो करना तो पड़ेगा। इक्विवेलेंट, अब चेंज किस में करते, C2 में, 5 1 0 2 3 4, ठीक है। ये क्या चेंज होगा चेक करते, पहले इसकी बात करते, 2 इंटू C2 कौन है अपना -1 माइनस, इसके लिए C3 कौन है 2, 2 1 जा 2, -2 कितना हो जाएगा -4, सही लगाए ना हम लोग, 2 1 जा 2, -2 4, सही है। इसके बाद अब इसकी बात करते, 2 इंटू 1 -3, 2 1 जा 2, -3 कितना हो जाएगा -1, अच्छा ये -1 हो जाएगा, 1 से -1 बन गया। अब इसकी बात करते लास्ट, 2 इंटू 2 किया माइनस कितना है यहाँ पे 4, क्योंकि इसके लिए C3 कौन है 4, 2 2 जा 4, 4 - 4 0,
भाई अपर ट्रायंगुलर ऑलमोस्ट बन गया था, बस क्या दो कमी रह गई, ये जीरो नहीं है भाई, इसको जीरो बना लेते हैं। क्या ये जीरो बनाना एकदम इजी हो गया। अगर तुम अपनी आंखों से देखोगे, मन की आंखों से देखोगे, तो भाई ये C1 है और ये C2 है, ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा। हाँ भाई, अब नीचे भी चेंज नहीं होता, वो जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, C1 में चेंज करते हैं, C1 प्लस C2। क्यों प्लस कर रहे हैं भाई, C2 ही क्यों कर रहे हैं। अगर तुम इसको फिर ले लो ना भाई, मैं इसको करूंगा, मेरी मर्जी है इसको करने का, नहीं आएगा भाई तेरा आंसर, फिर से बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, फिर तू घूमता रहेगा, इसको एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब तक तू इसको सॉल्व करता रह जाएगा, समझा। तो चल हम लोग क्या करेंगे, C1 प्लस C2 करेंगे, तो क्या बनेगा, A इक्विवेलेंट, C1 में चेंज हो रहा है तो C2 ऐसी रहेगा, -1 0 2 3 4। अब भाई C1 प्लस C2 करना है, 5 प्लस -4, 5 प्लस -4 क्या बन जाएगा भाई, भाई ये तो 1 बन रहा है, प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1, 1 - 1 भाई जीरो, देखो ना, देखो यहाँ पे देखो कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ना 1 प्लस -1, -1 ना C2 की जगह, तो इसीलिए जीरो लिखा हो। अगला वाला भाई 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 है तो जीरो ही रहेगा। क्या ये मेरा अपर ट्रायंगुलर बन गया, हाँ भाई बन गया, बहुत अच्छे, समझा। तो ये क्वेश्चन को एक बार पहले देख के लिखे होगा, अगर वीडियो देखते देखते सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद एक बार बिना देखे इसको ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। इसको अगर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते तो बहुत फटाक से होता, बहुत आसान तरीके से होता। इसमें जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे जीरो बदल गया, ये जीरो बदल गया, रो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता ऐसा, रो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होगा ही नहीं। उसके स्टेप्स में तुमको अगले वीडियो में बताऊंगा, जहां हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ने दो मेथड सुना है, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जब मैं तुमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा तो उसमें मैं सबसे पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन ही सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 2.2 के साथ, 2.1 पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। टिल देन बाय।